हाय एवरीवन। तो चलिए, इस पूरी वीडियो में आज हम जानेंगे एपिडाइडाइमिस के बारे में, मेल असेसरी डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, और इंग्विनल हर्निया क्या होता है, एडम्स क्या होता है, स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो इन सभी एस्पेक्ट की तरफ हम बात करेंगे आज, और थोड़ी सी क्लियरिटी और लाएंगे कि इंग्विनल कैनाल्स क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, गुबर्नाकुलम क्या है, क्या होता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं करता हूँ बात एपिडाइडाइमिस की। आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया है कि एपिडाइडाइमिस की लोकेशन क्या है। तो आप क्या जाने कि जो टेस्टिस है उसके पोस्टीरियर सरफेस पर। दूसरी बात करते हैं, अगर इसको खींचा जाए तो ये 5 से 6 मीटर लंबी होती है। आप खुद सोचिए कि 5 से 6 मीटर लंबी और टेस्टिस की साइज़ आपको पता है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ के और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। तो आप कहेंगे सर ये 5 से 6 मीटर इतना लॉन्ग जो है वो कैसे संरचना इस छोटी सी जगह में आ सकती है। तो मैं बता दूं, ये एक तो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होता है, डेंस होता है, तो अंदर इसको पूरा एरिया मिल जाता है। अगली बात करते हैं कि बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम वासा एफ्रेंसिया कहते हैं, और वो क्या कंडक्ट करती हैं, स्पर्म को कंडक्ट करती हैं कहाँ तक, एपिडाइडाइमिस तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा नीट में कि ये जो एपिडाइडाइमिस के पेयर्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एम्ब्रायो स्टेज में वॉल्फियन डक्ट से बनता है एपिडाइडाइमिस, ठीक है। इसके पार्ट्स की हम बात करते हैं, इसका काम क्या है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एपिडाइडाइमिस का काम क्या, देखो पहला ये एपिडाइडम्स है, इसका कुछ स्पेस है। तो एक तो ये स्टोर करता है किसको, स्पर्म को, एक बात। दूसरा, जो स्पर्म आएंगे उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उनको पोषण देगा। ओके, अब हम जो और बात कर लेते हैं इनकी जो पोजिशन, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं एपिडाइडमस के। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड एपिडाइडाइमिस, अर्थात कैपुट एपिडाइडाइमिस। नीचे जो ये बॉडी वाला पार्ट है इसको कहा जाता है कॉर्पस। क्या कहा जाता है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडाइडाइमिस, और जो निचले वाला हिस्सा है ये दिस इज कॉल्ड कॉडा। बायोलॉजी में जो कॉडा होता है उसको कहते हैं टेल। तो ये है हेड, ये है बॉडी, और ये क्या है, टेल है। तो ये तीन हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिट एपिडाइडाइमिस, कॉर्पस और कॉडा। अब खुद से तुम देख भी लो कि ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, ये आगे रेटिटेस्टिस बनाया। अब जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स बनाते हैं स्पर्म, वो रेटिटेस्टिस जो यहाँ पे नेटवर्क है डक्ट्स की यहाँ तक आता है। फिर ये क्या है, ये है वासा एफ्रेंसिया, स्पर्म यहाँ आएगा। फिर वासा एफ्रेंसिया के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, इस पे एपिडाइडाइम में जाएगा, यहाँ पे उसको स्टोर करके रखेगा, नरिशमेंट मिलेगा। फिर आगे वासा डिफरेंस में जाएगा। तो ये पाथवे है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक खास बात और बता देते हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, कब तक, कब तक, अभी अगर वो टेस्टिस के अंदर है तो अभी ना उनमें इतनी मोटिलिटी होती नहीं, वो उतने मैच्योर नहीं हो पाते टेस्टिस के अंदर। तो जो ये हिस्सा है एपिडाइडाइमिस का, ये जो हिस्सा है एपिडाइडाइमिस का, ये करता क्या है, जैसे उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा स्पर्म को, स्पर्म होगा मैच्योर, ठीक है, और वो वहाँ पे स्टोर होगा कुछ समय के लिए। जब स्पर्म को बाहर रिलीज किया जाता है उसको हम इजैकुलेशन कहते हैं। तो कुछ समय तक स्पर्म को जब इजैकुलेशन होता है, कुछ देर तक वहाँ तक इजैकुलेशंस के दौरान ही ये स्टोर करके रखता है स्पर्म को, एपिडाइडाइमिस। तो स्टोरेज की तरह ये काम करता है। अब डायग्राम देख लो इसको तुम, और ठीक है, वासा डिफरेंस कैसी लूप बना रही है, सेमिनल वेसिकल पे आती, फिर यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा, दिस इज प्रोस्टेट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं रेटी का मतलब नेटवर्क होता है, ये ट्यूबुलर नेटवर्क है। ओके, अब एक खास बात क्या है, जो ये वासा फ्रेंसिया है ना, जो ये नेटवर्क है, इसके बाद जो ये वासा फ्रेंसिया है, ये ना बहुत ही फाइन पतली पतली ऐसी ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहीं पे क्या होती हैं, इन ट्यूब्स में सीलिया। और सीलिया का काम क्या होता है, किसी चीज़ को मूव करवाना, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो स्पर्म होता है उसको आगे की तरफ धकेलने का काम किसका, सीलिया का। क्योंकि अभी आपने कहा कि सर जो स्पर्म है यहाँ पे, आप कह रहे हो सर वो इमोटाइल है। हाँ भाई इमोटाइल है, उसको भेजने के लिए सीलिया है। सीलिया क्या करेगा, वासा एफरेंसिया उसको आगे की तरफ पुश कर देगा, धक्का दे देगा, मूव करवा देगा। फिर एपिडाइडाइमिस उसको नरिशमेंट दे देगा, मैच्योर होने लगेगा, ठीक है। अब ये पाथवे भी देख लो तुम कि स्पर्म का पाथवे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, फिर क्या होगा भाई साहब। अब रेटिटेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में क्या है, वासा एफ्रेंसिया है। तो रेटिटेस्टिस से एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ पे भेजेंगे स्पर्म को, अब आगे वासा डिफरेंस तक भेजेंगे, फिर सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा। तो ये इनका पाथवे है, आप इसको ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट बात आएगी कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। देखो इजैकुलेटरी, इजैकुलेशन, जो स्पर्म है उनको बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक डक्ट होती है जहाँ से वो निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वासा डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अब वासा डिफरेंस आगे चल के एक डक्ट से मिल जाती है, और उस डक्ट का नाम है सेमिनल वेसिकल। देखो इस डायग्राम देखो, दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये ऊपर से आई वासा डिफरेंस, और फिर ये किससे मिली, इस सेमिनल वेसिकल से मिली, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। अब आप इसको देख रहे हैं, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा का ट्यूब है, दिस इज यूरेथ्रा। ओके, अब ये जब यहाँ से मिलता है, इसी को हम नाम दे देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट का,
ठीक है, यहीं से स्पर्म आगे जाएगा, सीमन आगे जाएगा। अभी हम एक बात और क्लियर करेंगे, स्पर्म और सीमन में डिफरेंस है। देखो सीमन क्या होता है, स्पर्म के साथ साथ बहुत सारे प्रोस्टेट की सिक्रेशन, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशन, ठीक है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन, ये सारे कुछ होते हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में और। तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये एक तो स्टोर करके रखती है कुछ समय तक, फिर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाती है टेस्टिस से आउटसाइड द यूरेथ्रा। ठीक है, अब आगे जो यूरेथ्रा होता है वो ऑरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है भाई, सही कह रहे हो आप, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यहाँ पे ये यूरेथ्रा आगे की तरफ क्या क्या होगा, यूरेथ्रा बनना शुरू हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से आगे आगे, और वो एक्सटेंड करेगा कहाँ तक, पेनिस तक। दिस इज पेनिस। ठीक है, मेल ऑर्गन। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या, यूरिन निकलने के लिए और जो स्पर्म होता है उसको निकलने के लिए एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ओके, दिस इज यूरेथ्रल मीटस, यहाँ पे होती है इस टिप पे। ओके, एक होल सा जहाँ से वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो चलो इतना जान लिए हम, अब आगे और चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कुछ और बातें, इन बातों के बारे में भी जान लिए हैं। अब हम बात करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। देखो इजैकुलेटरी डक्ट आपको पता है, एक लेफ्ट टेस्टिस है, राइट से टेस्टिस है, तो यहाँ भी इजैकुलेटरी डक्ट होगी, यहाँ भी इजैकुलेटरी डक्ट होगी। तो ये एक तो दो होते हैं नंबर में। दूसरी हम बात करते हैं, ये बनती कब है, जब सेमिनल वेसिकल किससे मिलता है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट वासा डिफरेंस से मिलता है, तब क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। ये स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड द यूरेथ्रा। ओके, तो आज का हमारा जो स्टार ऑफ द मूवमेंट है वो ये है, मेल असेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, और इनके सिक्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन मुद्दा। तो जो मेल असेसरी ग्लैंड्स होती हैं, देखो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड वो ग्रंथियां हैं, और डक्ट क्या है, ये ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू इनके सिक्रेशंस आगे जाएंगे। तो चलिए ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक पेयर होता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ऐसा होता है। सेमिनल वेसिकल के नीचे यहाँ पे आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और प्रोस्टेट की ग्लैंड के नीचे यहाँ आएगा बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। तो S4 सेमिनल, उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद बल्ब्यूरेथ्रल SPB। तो ये इनका क्या है, पूरा का पूरा पाथ है जहाँ से स्पर्म आगे बढ़ेगा। अब होगा क्या कि इन ग्लैंड से ना बहुत सारे द्रव पदार्थ निकलते हैं, सिक्रेशंस निकलते हैं इन ग्लैंड से, उनको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और इन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना, इसके अंदर होता है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, जो बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशंस हैं वो हेल्प करते हैं केवल पेनिस के लुब्रिकेशन में। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड को, देखो ये पेनिस है, ये अंदर क्या है, यहाँ से वो पाथवे जहाँ से स्पर्म आगे मूव करेगा। तो अब इसको पहले लुब्रिकेट इसलिए करना है क्योंकि जो स्पर्म आएंगे वो क्या, उनको एक स्मूथ पाथ मिल जाए आगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, इसलिए उनको लुब्रिकेट करना पड़ेगा बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड को अपनी सिक्रेशन छोड़कर। ठीक है, तो चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं। देखो अभी मैं कुछ बातें करूँगा आपसे स्पर्मेटिक कोड के बारे में, इंग्यूनल कनाल के बारे में, उसको ना पहले यहीं समझ लेते हैं। मैंने इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए, ये क्या है, ये जो है दिस इज वासा डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंस है। अब वासा डिफरेंस, यहाँ से ब्लड तो जा नहीं सकता टेस्टिस के अंदर, तो ब्लड जाने के लिए और क्या है, यहाँ से सीधी क्या आ रही है, ब्लड सप्लाई आ रही है, यहाँ से वेंस आ रहा है, स्पर्मेटिक आर्टरी आ रहा है, वेंस आ रहा है, नर्व आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नर्वस कंट्रोल में भी होता है। ठीक है, ये जो इजैकुलेशन है, तो होता क्या है, अब आगे की तरफ बात करते हैं। एक होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, देखो पिछली क्लास में थोड़ा जाने, इसमें जान लेते हैं। जो ये टेस्टिस है, ठीक है, इस टेस्टिस को स्क्रोटम में सस्पेंड करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे इसमें स्क्रोटम में सस्पेंडेड रहे ये टेस्टिस दोनों के दोनों, जिससे कि ये अब एक पोजीशन बने, तो उनको स्क्रोटम में सस्पेंड करने के लिए होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बनती कब है, जब ये स्पर्मेटिक आर्टरी आती है, वेंस आती हैं, नर्व आती हैं, ये सारे के सारे मिलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से के साथ मिलते हैं, तब जाके बनती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जिससे कि आप क्या हो, आपका जो टेस्टिस है ह्यूमन बीइंग का, वो सस्पेंड रहे स्क्रोटम में। चलो एक बात जान ली, अब हम दूसरी बात और जानते हैं। दूसरी बात और हम जानने का प्रयास करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इस चीज़ ये आया है तो अब एक होता है इंग्यूनल कनाल, इंग्यूनल कनाल। ठीक है, कनाल आप जानते हैं, ऐसा ट्यूब है ना। तो देखो अब मुद्दे की बात सुनना, जब फीटस होता है, 7 मंथ का कोई एम्ब्रायो होता है, तो इस फीटल लाइफ के अंदर देखा क्या जाता है, जो एब्डोमेन होता है ना, एब्डोमेन होता है, उसमें टेस्टिस रहते हैं। ठीक है, अभी स्क्रोटम नहीं बना है, अभी एब्डोमेन से स्क्रोटम में वो आ नहीं पाते हैं इतनी आसानी से। तो धीरे धीरे जैसे ही 7 मंथ आता चला जाता है, तो धीरे धीरे ये जो टेस्टिस हैं एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होते हैं आगे की तरफ। डिसेंड मतलब आगे की तरफ ये चलते हैं, आगे नीचे की तरफ आते हैं, और ये आते आते कहाँ चले आते हैं, स्क्रोटम में। ठीक है, दोबारा सुनो मेरी बात को। देखो अभी 7 मंथ का चल रहा है एम्ब्रायो। ठीक है,
फीटल लाइफ चल रहा है। तो होता क्या है, अब ये है एब्डोमिनल कैविटी, इसमें क्या है, ये टेस्टिस लोकेटेड है। अब ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन है नहीं, ठीक है, क्योंकि एब्डोमन तो रख ही नहीं सकता इसको, उसके अलग कार्य हैं। तो होता क्या है, जो इंग्युनल कनाल, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंग्युनल कनाल, वो करता क्या है, इस टेस्टिस को जो 7 मंथ होता है एम्ब्रायो का, वो आगे की तरफ उसको डिसेंड कर देता है, आगे की तरफ भेज देता है, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ, स्क्रोटम। समझ में आया आपको? ये सारा काम किसका है, इंग्युनल कनाल का। जान के मैं क्या बोला कि जो स्क्रेटम होता है, स्क्रोटम जो होता है, सॉरी, स्क्रोटम जो होता है वो कनेक्ट होता है एब्डोमन से, ठीक है, एब्डोमन कह लो या पेल्विक कैविटी कह लो, किससे, इंग्युनल कनाल से। और वो यही वो इंग्युनल कनाल हैं जो टेस्टिस को नीचे की तरफ डिसेंड करेंगी 7 मंथ में, ठीक है, जिससे कि वो टेस्टिस स्क्रोटम की तरफ नीचे आ जाए। ओके, चलो दूसरी बात हमने जान ली इंग्युनल कनाल। अब तीसरी बात और जान लो, एक हम पढ़े थे ग्यूबरनैक्यूलम। अब ये क्या है मित्रों, देखो ये टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस को एक फाइब्रस कॉर्ड करती क्या है, जो स्क्रोटल वॉल है ना, वहाँ तक उसको एक्सटेंड करती है, जो स्क्रोटल वॉल है उसे वहाँ तक वो एक्सटेंड कर देगी, एक फाइब्रस कॉर्ड होती है ग्यूबरनैक्यूलम, ठीक है, जो एक्सटेंड करती है टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल तक, ठीक है। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलो अब इस डायग्राम से मुझे ये चीज़ें ध्यान आई, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिक्रेशंस हैं प्रोस्टेट के, बल्ब्यूरेथ्रल के, सेमिनल वेसिकल के, इनको हम क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेमिनल प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है, 2 से 6 ml, ठीक है। पीएच कितनी होती है इसकी, 7 से 8, अर्थात एल्कलाइन ये नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। अब जो सेमिनल ग्लैंड होती है उससे निकलता क्या है, देखो ये टोटल इसका 2 से 6 ml का 75% वॉल्यूम ये खुद बनाता है सेमिनल ग्लैंड के सिक्रेशन। इसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, करीब करीब 1.5 से 6.5 मिलीग्राम पर ml, ठीक है, फ्रक्टोज होता है ज़्यादा अमाउंट में। फॉस्फोराइल कोलिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, विटामिन। सो ये सेमिनल ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा को बनाता है इतना। अब बात करते हैं प्रोस्टेट की सिक्रेशन। ये देख 75 तो इसने बना लिया, तो ये है 20 से 25% वॉल्यूम को बनाता है। इसमें होते हैं बहुत सारे बायोजेनिक अमीन्स, जैसे स्पर्मीन, स्ट्रिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीज, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे फिब्रोलाइसिन, फिब्रोजिनोज। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्म है ना, उसको अभी जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों के साथ उसकी फाइटिंग होगी, ठीक है, बहुत सारे एसिडिक मीडियम को फेस करेगा, तो ये सारे एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो प्रकृति ने ये बनाए हैं मानव के अंदर ताकि आगे जो स्पर्म का रास्ता उसे कोई ना रोक पाए, ठीक है। तो ये है प्रोस्टेट के सिक्रेशंस। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब 2-4% जो बचता है उसके ये कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ताकि एक बफरिंग मीडियम बनाया जाए, ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट ना बन जाए बफर के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशंस होते हैं, हाइलोरिनिडेज, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये काम आएगा फीमेल जेनिटल में जब हम बात करेंगे स्पर्म की, हम जब बात करेंगे ये, इसको आप ध्यान रखें इस एंजाइम को, हाइलुरिनीडेज। नहीं तो सेमिनल से निकलता, नहीं प्रोस्टेट से निकलता हाइलुरिनीडेज, ठीक है। सेल डेट्रिस होते हैं, जैसे कुछ सेल्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, जैसे सर्टोली सेल है वहाँ से कुछ सेल डैमेज हो जाती हैं, वो होती हैं उसके अंदर। ओके, सपर्म्योजेनेसिस, लिम्फोसाइट्स, इनकी प्रिलिमिनरी स्टेजेस होती हैं, मतलब इनके डेवलपमेंट से पहले कुछ ना कुछ बनता है, तो वो मुश्किल से 1 से 5% में इंक्लूड होता है ये कंपोनेंट। तो ये आप ध्यान रखें, ये सारा का सारा क्या सेमिनल प्लाज्मा है। अब और देख लो इसके बारे में भी, फ्लूइड की तरह सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब करता क्या है कि जो बल्ब्यूलर ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, वासा डिफरेंस है, एपिडाइडाइमिस है, इन सभी का जो सिक्रेशन है, ठीक है, इन सभी का जो सिक्रेशन है वो सेमिनल प्लाज्मा भाई, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। अब इतना भी हमने जान लिया है, इंपॉर्टेंट बात है ये, तो चलो आगे चलते हैं, ये भी जान लिया है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन सभी की। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से पहले आपने इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए। कई बार इस बात को हम करेंगे थोड़ी डिटेल में, तो देखना जो पेनिस का इरेक्शन है, ठीक है, जो पेनिस का इरेक्शन है, अब पेनिस के अंदर कोई बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ना ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है। और ये जो ब्लड सप्लाई है इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज, यहाँ पे ना 3 टिश्यूज होते हैं, ठीक है, 3 टिश्यूज होते हैं। और वो 3 टिश्यूज जो क्या काम करते हैं, ये इसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं, तीनों के तीनों टिश्यू, ठीक है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए आप यहाँ से, ये जो आपको ऐसे टिश्यू दिख रहे हैं और यहाँ पे ये टिश्यू जो दिख रहे हैं, ठीक है, बीच में ये पाथवे है जहाँ से स्पर्म जाएगा, यूरिन जाएगा। तो आपको जो ये ऐसे यहाँ के इसके साइड में जो टिश्यू दिख रहे हैं, इनको कहते हैं भाई साहब कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। अब होता क्या, एक वेंट्रल आपको दिख रहा है, एक ऐसे यहाँ पे इस जो पाथवे इसके चारों तरफ दिख रहा है वेंट्रल पे, वो है कॉर्पस स्पोंजियोसम, उसे कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मित्रों जो ये दोनों टिश्यू है ना, इनकी वजह से इरेक्शन होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पेनिस का इरेक्शन देखने को मिलता है, सिंपल बात। तो चलो ये डायग्राम के बारे में हम जान लिए। अब हम जानते हैं सेमिनल वेसिकल क्या है।
तो चलो सेमिनल वेसिकल अभी फटाफट खत्म करते हैं। तो देखो सेमिनल वेसिकल है क्या, ये यूरिनरी ब्लैडर के ना पीछे सिचुएट होती हैं और ये इनका जंक्शन वासा डिफरेंस और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जंक्शन पे, यहाँ पे वासा डिफरेंस है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे प्रोस्टेट है। ठीक है, अब नैरो लॉन्ग पाउच की तरह ये होता है, मस्कुलर होता है, 2 नंबर में होता है। ठीक है, नंबर्स में आता 2 होता है, 2 नंबर, और एल्कलाइन स्क्रेशन से अभी स्क्रेट करता है एल्कलाइन। ओके, अब ये देख लिए हम सेमिनल प्लाज्मा में 60% वॉल्यूम बनाता है सीमेन का। ठीक है, सीमेन का देखो, सीमेन के अंदर क्या आते हैं, स्पर्म और इसके साथ साथ स्क्रेशंस। ठीक है, वो है सीमन, और स्क्रेशंस है सेमिनल वेसिकल के, प्रोस्टेट के और बल्ब्यूथ्रल के होते हैं। ठीक है, तो अजी जान लिया कि सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज होता है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके लिए एनर्जी के लिए वो काम करेगा फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसका आपको आंसर मिल गया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नेचर होता है फैटी एसिड की तरह, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगली बात, जो फ्रक्टोज होता है वो प्रोड्यूस करता है सेमिनल वेसिकल को, जिससे कि होता क्या है, कई बार जो रेप केसेज होते हैं, जैसे फॉरेंसिक टेस्ट करना पड़ता है उनका, ये पता लगाने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या देखा जाता है कि जो स्पर्म जो सेमिनल वेसिकल है उसमें से फ्रक्टोज निकलता है। तो इस फ्रक्टोज की जांच की जाती है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज है कि नहीं, प्रेजेंट है तो मतलब रेप हुआ है, नहीं है तो नहीं हुआ है। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में इस फ्रक्टोज की हेल्प से ही पता लगाया जाता है। तो यह सेमिनल वेसिकल। हम आगे बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। देखो अब जो सेमिनल वेसिकल है वो तो 2 थे नंबर में, अब ये क्या है, केवल 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये यूरेथ्रा का, जहाँ यूरेथ्रा शुरू होगा उससे ऊपर फर्स्ट पार्ट। अब ये कंटेंट करता है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल और एसिनी, ये सेल्स हैं इसके अंदर, और ये कवर्ड होता है कैप्सूल से। इसकी कवरिंग क्या है, कैप्सूल की तरह होती है। 15 से 30% ये वॉल्यूम बनाता है सीमेन का। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा नहीं कहा, आप ध्यान रखिए, इसी के अंदर सेमन आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, सॉरी, अब सेमन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्क्रेशंस है ना, सीमन में क्या है, स्पर्म प्लस में स्क्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स। ठीक है, और ये ग्लैंड्स कौन के, प्रोस्टेट है, बल्ब्यूरेथ्रल और आपकी, और अभी ये सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो चलो अब हम जान लेते हैं कि अब सीमेन का ये 15 से 30% बनाएगा। जैसे अभी सेमिनल वेसिकल कितना बना रहा था, केवल 60%। ठीक है, वो 60% बना था, ये 30% बना, 15 से 30%। हम बात करते हैं इसका जो सिक्रेशंस होता है वो एसिडिक से एल्कलाइन नेचर का होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने जाना है इसमें स्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब कंटेंट्स देख लो क्या क्या, अभी बता चुका हूँ ये सारे के सारे, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिब्रोलाइसिन, पेप्सिनोजन की बात करेंगे, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट। और देखो जो प्रोस्टेट होता है उसके अंदर जो स्क्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट की सिक्रेशन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं, स्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, पेप्सिनोजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉस्फेटेज की बात करते हैं, ये सारे के सारे स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ओके, अब बात करते हैं एक डिजीज की, और डिजीज का नाम क्या है, प्रोस्टेटाइटिस। होता क्या है, जो प्रोस्टेट है ना, मेल्स में अधिकतर देखा क्या जाता है कि जब एज बढ़ती जाती है तो जो प्रोस्टेट है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, पेन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो स्वेल कर जाता है। अब ये जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो यूरिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटाइटिस। ओके, तो चलो आगे देख लेते हैं हम एक बात और। तो पीएच की मैं बात करूं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस हैं उनके पीएच की बात करूं तो करीब करीब 6 से 6.7 होता है मेन के अंदर। ठीक है, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेट डिजीज नहीं है तो ये 8.1 भी हो सकता है, अगर किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो तो। अब ये पीएच से हम क्या पता लगा लेते हैं, डिजीज का पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसलिए पीएच की हम वैल्यू बताई गई है। अब हम यही शब्द बात कर लेते हैं कि बीपीएच क्या है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब था बढ़ना, जब कोई इनलार्ज हो जाए चीज़ उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो बीपीएच। अब प्रोस्टेट शुरुआती कंडीशन क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, एल्डरली मेल में ये कॉमनली देखने को मिलता है। तो हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में जान लिया। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के में। ओके, अब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के बारे में अब हम जानेंगे बल्ब्यूरेथ्रल के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। इसको ना कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा है कि कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। एक ही पेयर में होता है, और ये सिचुएट कहाँ पे है, बीनीथ द ब्लैडर एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा। मेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन मेल मेमल्स। स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रेशंस का होता है। ठीक है, एल्कलाइन सिक्रेशन से सिक्रेट करता है। दूसरा लुब्रिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए, जिससे कि न्यूट्रलाइज कर पाए जो यूरिन के कंटेंट प्रेजेंट है यूरेथ्रा के अंदर, है ना, क्योंकि यूरिन कभी भी स्पर्म सीमन से नहीं मिल सकता, दोनों की जो नेचर है वो बहुत अलग है, पीएच अलग है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसलिए प्रकृति ने पहले क्या बनाया कि लुब्रिकेट कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो यूरिन को। ठीक है, अगर कोई कंटेंट प्रेजेंट है यूरेथ्रा में तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में हम जान लिए हैं, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, अब यूरेथ्रा क्या है, ये भी मस्कुलर डक्ट है। ठीक है, सिंपल एक डक्ट है, थिक होती है, लॉन्गर होती है मेल्स के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर बहुत ही कम लेंथ होती है इसकी। इसको कॉमनली हम कह देते हैं यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरिन के लिए, सीमेन के लिए कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा। ओके, अब देखो ये ओपन करता है कहाँ पे, पेनिस की टिप पे, थ्रू यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस क्या, ये ओपनिंग, ये बिल्कुल जो ओपनिंग है आगे, जहाँ से पेनिस का आगे टिप पे जो ओपनिंग है, दिस कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक यूरेथ्रा है।
पेनिस की बात कर लेते हैं। दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल ऑर्गन है कॉपुलेशन के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। वास्कुलर होता है अर्थात ब्लड का सप्लाई होता है। स्पॉन्ज होता है क्योंकि इसके अंदर कैवर्नस स्पॉन्जियोसम अभी आप जाने हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ये टिश्यूज प्रेजेंट होता है। इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ब्लड सप्लाई से इरेक्ट हो जाता है। पेंडुलस ऑर्गन की तरह है, सस्पेंड होता है प्यूबिक रीजन में इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम के आगे की तरफ। तो हम देखते क्या है, नॉर्मली फ्लैसिड स्मॉल लिम्प लाइक होता है, बट जब कभी सेक्सुअल अराउजल होता है मैन के अंदर तो काफ़ी हार्ड और इरेक्ट हो जाता है। साइज है पेनिस का 14 to 15 सेंटीमीटर, और पेनिस मोस्टली 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड से बनता है जो स्पॉन्जी इलेक्ट्रल टिश्यू से बनी होती है। जैसे मैंने अभी तो बताया आपको, कैवर्नोसा स्पॉन्जियोसम, ठीक है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो दो क्या होती हैं दो होती हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक वेंट्रल पे पोजीशन पे होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो तीनों मिलके क्या, तीनों की तीनों ये कॉर्ड हैं, ठीक है, स्पॉन्ज नेचर की हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, अभी आपने देखा था ऐसे, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है। आगे हम बात कर लेते हैं कि देखो भाई, ये जो मैं बात बोला हूँ वही ये यहाँ पे लिखी हुई है कि लेफ्ट राइट पोजीशन पे कॉर्पर कैवर्नोसा होती है, और जो थर्ड है स्मॉलर होती है, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, चलो अब अंत में चलते हैं बिल्कुल। अब जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, वो आगे एक बल्ज पार्ट बताता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाता है टिप पे, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस। अब होता क्या है, जो ग्लांस पेनिस होता है उसके ऊपर एक बहुत ही जो स्किन होती है ग्लांस पेनिस के ऊपर, वो लूज और रिट्रैक्टेबल होती है, कहने का मतलब है आगे और पीछे भी उसको कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस और फोर स्किन, ठीक है। अब जो टिप है, अभी मैं बताऊंगा आपको, जो ये टिप है ग्लांस पेनिस का, वो स्लिट लाइक होता है, स्लिट लाइक होता है, वहीं क्या प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल मीटस। डायग्राम से देखना तुम, देखो ये डायग्राम है। अब आप देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो ऊपरली ये स्किन है, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ठीक है, ऊपर होती है इसकी फोर स्किन या प्रिप्यू जो आगे पीछे हो सकती है, और जो ये जो टिप है पेनिस की, यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं प्रोप्यूशियल ग्लैंड्स क्या होती हैं। जो देखो, जो प्रोप्यूस होता है ना, ये जो प्रोप्यूस होता है, ये है प्रोप्यूस, ठीक है, ये तो जो प्रोप्यूस है यहाँ से होता क्या है, ये नेक है पेनिस का, ठीक है, बिल्कुल ये है प्रोप्यूस, और मैं थोड़ा बता दूँ, ये है प्रोप्यूस, ठीक है। यहाँ क्या कुछ क्रेशंस निकलते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, स्पीशियस होता है, स्पीश वाइट स्पीशियस सबस्टांस यहाँ से निकलता है ग्लैंड से, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मैग्मा कहते हैं, ओके। अब जो पेनिस का इरेक्शन है वो कंप्लीटली वास्कुलर फिनोमिना है, क्योंकि ब्लड सप्लाई से वो आगे इरेक्ट होता है। आगे बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो कंट्रोल में है, उसी से वो स्टिमुलेट होता है। इजैकुलेशन की बात करते हैं तो जब इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ग्लांस पेनिस की स्किन में, वो रिफ्लेक्स देती हैं कि इजैकुलेशन किया जाए। कहने का सिंपल मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना, वो उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कोई बात नहीं, अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम बात करते हैं सीमन की, ठीक है। तो देखो, अब जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो जो सीमन होता है 2 से 5 ml वो निकल सकता है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ही सारा कुछ है, 2 से 6 ml, वही बात है। एल्कलाइन विस्कस होता है, पीएच 7.5 होती है इसकी। अब 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में निकल सकते हैं। देखो, आपको पता है जब मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया तो हमेशा एक बात कही कि जो ये जो मेल है ना, इनसे जो एक्सक्रीशंस निकलते हैं, जैसे हम पॉलन ग्रैंड की बात करें या स्पर्म की बात करें, तो बहुत ही लार्ज नंबर में निकलते हैं ताकि ये लॉस को कंपनसेट कर पाएँ, ठीक है। फीमेल्स के पास तो संख्या में एक ही प्रेजेंट है एग, ठीक है, हम बात करते हैं ओवरी की बात करें तो, और एग की बात करें फीमेल्स में तो एक ही प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो स्टेशनरी है, ठीक है, लेकिन मूव करके काफ़ी एनर्जी को कंज्यूम करके इसको आगे बढ़ना होता है। अब कोई ना कोई तो सक्सेसफुल रेट बने कि चीज़ की, इसलिए हाई नंबर में इजैकुलेशन में ये निकलते हैं, ठीक है। देख लो, ठीक है, इतना। अब सीमन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ स्पर्म को हम क्या कहते हैं, सेमन कहते हैं। थोड़ा और करेक्ट कर लूँगा अपने आप को, सो दिस इज सीमन, ठीक है। इसी में है सेमिनल प्लाज्मा के सारे सिक्रेशन और स्पर्म सीमन के अंदर है, ठीक है। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या है, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशंस क्या है, सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है। अब यही तो मैं कह रहा था कि सीमन के अंदर क्या है, सिक्रेशंस के साथ साथ स्पर्म भी है, ओके। तो कन्फ्यूज ना हो इसमें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई जो मेल है वो नॉर्मल फर्टिलिटी अगर शो करे, ठीक है, तो उसमें 60% नॉर्मल स्पर्म होनी चाहिए और 40% में मोटिलिटी होनी चाहिए, काफ़ी तेज विग्रस मोटिलिटी। कई बार होता क्या है कि मान के चलिए कोई माता मादा कंसीव नहीं हो पाई, मदर ना बन पाई, तो कई बार होता क्या है कि सोसाइटी फीमेल को काफ़ी टारगेट करती है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन अगर टेस्ट किया जाए स्पर्म का और अगर वो फर्टाइल है मेल, अगर उसकी जो स्पर्म है वो एक्टिव है, सीमन बहुत एक्टिव है, मैच्योर है काफ़ी, तो क्या ये देखा जाता है, ठीक है, कि 40% क्या स्पर्म का जो स्ट्रक्चर वो नॉर्मल है, वो टूटा फूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात देखा जाता है क्या उन स्पर्म में इतनी एनर्जी है कि वो बहुत तेज़ी से मोटाइल कर पाएँ, वो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट पे पहुंच भी पाएँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बार हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा रख दिया जाता है फीमेल्स पर कि वो रेस्पॉन्सिबल हैं स्टर्लिटी के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी विज्ञान कहता है कि इन बातों से भी पता लगता है सबसे ज़्यादा,
ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, जो ये सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन वो 60% होती है, तुमने देख लिया है। 30% प्रोस्टेट के, 10% स्पर्म आ जाता है, वास डिफरेंस और बल्बुलर ग्लैंड के सिक्रेशन आ जाते हैं। तो ये हो गया टोटल 100%। ये सारा का सारा क्या है, ये है सीमेन। ठीक है, ब्लड नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि सर ब्लड की यहाँ पे सप्लाई होती है, उसकी ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि वो सेल के उन्हीं कॉन्टैक्ट में जहाँ तक किसी एनर्जी को पहुँचाया जाए, ठीक है, ग्लूकोज को पहुँचाया जाए एनर्जी के लिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जो सीमेन का कलर कैसा है। वो होता है मिल्की अपीयरेंस का। अब ये काफ़ी विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी होती है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रेशंस हैं वो काफ़ी इसको विस्कस बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेटेज प्रेजेंट, सिट्रिक एसिड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं एक शब्द की, सेमिनल प्लाज्मिन। ठीक है, अब पहली बार इसको एंटीबायोटिक ये डिस्कवर की गई थी सीमेन से, क्योंकि ये क्या किया जाता है, जो वेजाइना के बैक्टीरिया होते हैं ना, कई बार बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं ग्रोइन एरिया में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सेमिनल प्लाज्मिन नाम की, इनमें एंटीबायोटिक एक्टिविटी है, बैक्टीरिया को वहाँ से वो खत्म कर सकते हैं। तो सीमन से इनको डिस्कवर किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगर किसी मनुष्य में नपुंसकता है तो उसका कारण क्या हो सकता है कि उनका जो स्पर्म काउंट है ना, वो 35 मिलियन स्पर्म पर एमएल जा रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि पर एमएल, 1 ml में कितना निकलना चाहिए, 200 से 2000 से 3000 मिलियन स्पर्म निकलने चाहिए। ठीक है मित्रों, अब जब सीमन ही 2 से 6 ml तक निकलता है, तो पर एमएल उसकी कैपेसिटी अगर 35 मिलियन स्पर्म हुई पर एमएल, तो इसका मतलब है कि जो मेल है उसमें क्षमता नहीं है वो कंसीव की, उसकी जो कपल है वो कंसीव कर पाए। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्टाइल कब कोई कहलाया जाएगा। सीमन रिप्लेस हो जाता है 24 आवर्स में, काफ़ी तेज़ी से। आपको पता है गैमेटोजेनेसिस बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, स्पर्म बनते रहते हैं। सीमन कोगुलेट कर जाता है आफ्टर एजेकुलेशन। अब बात आती है वो कोगुलेट क्यों, इकट्ठा क्यों हो जाता है, कोगुलेशन क्यों हो जाता है, जम क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना, वो उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या है, सेमिनल प्लाज्मिन है उसके अंदर प्रोस्टेट के सिक्रेशंस हैं, इसलिए वो कोगुलेट कर जाता है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल अंत आ गया। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। डिजीज़ के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने कभी नाम सुना होगा हर्निया, एक शब्द आता है हर्निया, और काफ़ी बार आता है इंग्यूनल हर्निया। पहले ना हर्निया का मतलब समझो। देखो, जब कभी भी कोई टिश्यू, मान के चलिए एक टिश्यू है, ठीक है, ये ऐसे डैमेज हो जाए कि आगे की तरफ इसको बल्ज करना पड़े। ठीक है, ये ऐसा क्या करे कि इसमें कुछ टीयरिंग हो जाए, किसी टिश्यू में कोई टीयरिंग हो जाए, यहाँ से टूट फूट जाए, तो होगा क्या, एक प्रोट्रूजन सा आगे की तरफ निकल जाएगा टूट की वजह से, डैमेज की वजह से। इसको कहते हैं हर्निया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्यूनल हर्निया। आपको पता है ये जो इंग्यूनल है वो टेस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, यही जो इंग्यूनल कनाल है यही स्क्रोटम तक पहुंचाती है एब्डोमेन से टेस्टिस को। तो अब बात करते हैं हम इस शब्द की। इंग्यूनल हर्निया का मतलब क्या है, कई बार जो इंग्यूनल टिश्यूज होते हैं ना, टेस्टिस के जो इंग्यूनल टिश्यूज होते हैं वो टीयर कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोट्रूजन निकल आता है। प्रोट्रूजन का मतलब है एक ऐसा उभार सा निकल आता है। ठीक, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। ठीक है, जो एब्डोमेन की हम बात करते थे, अब एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, ये स्क्रोटम है, ठीक, स्क्रोटल कैविटी है। अब यहाँ से ऐसी जॉइंट है, ठीक है, इंग्यूनल कनाल का, ठीक है, इंग्यूनल कनाल यहाँ से जुड़ी हुई है ऐसे। अब होता क्या है कि हम देखते क्या है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ थोड़ा बहुत डैमेज होता है, तो यहाँ से कुछ टिश्यू नीचे की तरफ, टेस्टिस की तरफ क्या हो जाते हैं, बल्ज कर जाते हैं टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर, इंटेस्टाइन के कुछ टिश्यू। क्योंकि होता क्या है, इंग्यूनल कनाल में टीयरिंग हो जाता है, टीयरिंग होने की वजह से प्रोट्रूजन हो जाएगा, उभार आ जाएगा। जैसे यहाँ आगे की तरफ ऐसे उभार आएगा, उभार आते ही स्क्रोटम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ये इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है जो आगे की तरफ उभार लेके स्क्रोटम को परेशान कर रहा है। अब पेन हो गया है बहुत तेज, काफ़ी सॉफ्ट जगह है, इसी को हम कहते हैं इंग्यूनल हर्निया। अब फिर यहाँ का ऑपरेशन किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी, जब जाके ठीक होगा। तो आप ध्यान रखें इंग्यूनल हर्निया क्या होता है। ठीक है, केवल प्रोट्रूजन होता है, टीयरिंग की वजह से, टिश्यू की टीयरिंग की वजह से उबार आ जाता है इंटेस्टाइन का स्क्रोटम की तरफ, दिस कॉल्ड इंग्यूनल हर्निया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। सेमिनल वेसिकल का दूसरा नाम है यूटेरस मस्कुलिनस। ठीक है, एक शब्द आएगा सर्कमसीजन। बहुत सारे अभी एक धर्म में अभी क्या होता है, सर्कमसीजन की प्रथा है। उसमें क्या करते हैं कि जो पेनिस के ऊपर प्रीप्यूस होता है या फोरस्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, दिस कॉल्ड सर्कमसीजन। ठीक है, सर्जरी से हटा दिया जाता है किसी नाइफ वगैरह से बचपन में, दिस कॉल्ड सर्कमसीजन। प्रीप्यूस को हटा देना, फोर्स स्किन को हटा देना पेनिस में से। ठीक है, पेनिस के ऊपर से। आगे, एमिशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सीमन इनटू द यूरेथ्रा। देखो, एक शब्द की बात करें एमिशन की, हम एमिशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल स्पर्म का मूवमेंट है यूरेथ्रा की तरफ। एजैकुलेशन, इसका मतलब है एक्सपल्जन कर देना, बाहर तरफ छोड़ देना सीमन को यूरेथ्रा से बाहर की तरफ। ओके, अब शब्द ओलिगोस्पर्मिया। देखो, ओलिगो का मतलब था लो, ठीक है, स्पर्म या स्पर्म, जब कभी भी स्पर्म काउंट सीमन में कम हो, अगर 20 मिलियन पर ml से कम हो, उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कहने का मतलब है इम्पोटेंसी आने की, अब हो सकता है कि वो स्टेरिलिटी आ जाए किसी बंदे, तो ओलिगोस्पर्मिया ये होता है कि लो स्पर्म काउंट है किसी के सीमन में। अब बात करते हैं एक एंजाइम की, एंजाइम का नाम है एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, अब जब कभी भी एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाए यूरेथ्रा से, इसका मतलब है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, ये डायग्नोसिस है, पहचान है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अब हम बात करेंगे दो शब्दों की, दो शब्दों पे बहुत गहराई से ध्यान देना तुम लोग। एक है इंपोर्टेंस और एक है स्टेरिलिटी। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों ही
एक ही बात है, नहीं, दोनों में अलग है। स्टरिलिटी होता है कि स्पर्म की इनेबिलिटी, कि वो अंडे को फ्यूज ना कर पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए। स्पर्म में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, दिस कॉल्ड स्टरिलिटी। इम्पोर्टेंसी क्या है कि पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। जब कंप्लीट इंटरकोर्स होता है तो उसमें अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंसी। और स्टेरिलिटी क्या है कि फर्टिलाइज ना हो पाए ओवम, ठीक है, तो और स्पर्म के द्वारा, दिस कॉल्ड स्टेरिलिटी। अब कुछ छोटे छोटे शब्द की बात कर लें। एडम क्या है? एडम का मतलब है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एल्डर एजिंग होती चली जाती है, तो क्या होता है कि एंड्रोजन कम बनते हैं, ठीक है, ये कम होते चले जाते हैं, स्पर्म कम बनता है, इसे हम कहते हैं मेल मीनोपोज। कहते हैं ना कि अगर बहुत एज हो चुकी है तो इतना क्षमता नहीं है पुरुष में कि वो किसी किसी कंसीव कर पाए ना, किसी कपल को फर्टिलाइज कर पाए उसको उनको, तो ये क्या है, एडम एडम कहते हैं इसको, ठीक है। अब आता है एक शब्द हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है कि देखो, एबनॉर्मल अगर एबनॉर्मली फ्लूइड बनता चला जाए टेस्टिकल के अंदर, टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनता चला जाएगा, तो क्या होगा, स्क्रोटम इनलार्ज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। हाइड्रो फ्लूइड के लिए, वाटर के लिए यूज किया जाता है, सील इनलार्जमेंट है, ठीक है, स्क्रोटम की। अब पीएच की बात करें सीमन के, तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, दिस इज 7.35 to 7.5। ओके, इतना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।